नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन यूसीसी विधेयक पर चर्चा। सत्ता पक्ष ने यूसीसी की जमकर की सराहना, विपक्ष ने जताया विरोध। विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हमें समान नागरिक संहिता की है आवश्यकता, विपक्ष से की अपील, कहा विरोध छोड़कर आए साथ। यूसीसी पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बयान, महिलाओं के हित में बताए यूसीसी, कहा हर धर्म की महिलाओं का होगा सशक्तिकरण। उत्तराखंड में ईडी का सर्च ऑपरेशन, हरक सिंह रावत के घर ईडी ने मारा छापा, दिल्ली, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में ईडी की छापेमारी। लोकसभा चुनावों से पहले हरक सिंह रावत पर ईडी की कार्रवाई, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए जब्त, फॉरेस्ट लैंड और जमीनी घोटाले का है आरोप। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का बयान, यूसीसी को लेकर बोले प्रवीण तोगड़िया, कहा एक देश में एक कानून जरूरी। विकासनगर में कार और बाइक की आमने सामने टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, घायलों को उपचार के लिए चिकित्सालय में कराया भर्ती। उधम सिंह नगर के डीएम पहुंचे काशीपुर अब जिला चिकित्सालय, चिकित्सा प्रबंध समिति की बैठक में हुए शामिल, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। काशीपुर में स्वास्थ्य विभाग समिति की कार्रवाई, अवैध रूप से संचालित डेंटल क्लिनिक पर मारा छापा, सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई थी दर्ज। हल्द्वानी में किताब कौतिक का आयोजन, 9 फरवरी से शुरू होगा आयोजन, 70 से अधिक प्रकाशकों की किताबें रहेंगी मौजूद, कई पुस्तकें रहेंगी उपलब्ध। उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल ध्वनिमत से पास हो गया। इसी के साथ यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में यह बिल पेश किया था। बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा गया है। वहीं राज्यपाल की मुहर लगते ही यह बिल कानून बन जाएगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यूसीसी लाने का वादा किया था। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की लगातार छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि ईडी की टीम दिल्ली, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में हरक सिंह रावत के ठिकाने पर सुबह से ही छापेमारी कर रही है। वहीं देहरादून में डिफेंस कॉलोनी स्थित हरक सिंह रावत के आवास पर सुबह से ही ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है। वहीं जब कांग्रेस के विधायकों को जानकारी मिली तो विधायकों का हरक सिंह रावत के आवास पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी हमको ये भी नहीं पता कि किस मामले पे क्या हो रहा है। हमको तो जैसे जानकारी मिली कि माननीय हरक सिंह रावत जी के यहाँ ईडी वालों ने जो है दबिश दी है, उनके यहाँ जो है वो कर रहे हैं, तो हम जो है सारे विधायक आए हैं कि आखिर क्या मामला है, आखिर क्यों इस तरह से उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जा रही है, या फिर जो विपक्ष का नेता छोड़कर बीजेपी में चला जा रहा है उस पर क्यों नहीं हो रही है। ये दबाव की राजनीति है। जो लोग प्रदेश की जनता की आवाज को उठाते हैं, जो प्रदेश में एकता और अखंडता को बनाए रखने का मादा रखते हैं, कानूनी कार्रवाई है, इसके ऊपर कोई टिप्पणी किया जाना ठीक नहीं है। शाम तक या जब तक भी निपटेगा तो पहले प्रकरण पता लगेगी, प्रकरण क्या है, कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। अजीबोगरीब परंपरा है। जब तक आदमी भारतीय जनता पार्टी में रहता है तब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है, और अगर भाजपा के विरोध में
आदमी दूसरे दल में रहे तो उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का प्रयोग लगातार होता आ रहा है। और अब तो मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर यही स्थिति है। देश के प्रधानमंत्री जी एनसीपी के नेताओं को कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला जो है महाराष्ट्र में एनसीपी ने किया, और जब वो एनसीपी के नेता भाजपा में चले गए तो उसके बाद वो कार्रवाई भी बंद और वो साफ सुथरे हो जाते हैं। पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन भाजपा के पास है कि जो दोषी है वो भी उसके पास ठीक हो जाए। उनका हालचाल देखने आए थे क्योंकि हमें पता लगा ईडी सीबीआई की रेड हुई। हमारी तो मांग सरकार से सबसे पहले ये थी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जो हुआ उसमें सीबीआई की जांच हो, लेकिन आज तक वहां सीबीआई की जांच तो हुई। तो आज यहाँ पे देखिए विपक्ष की आवाज कई राज्यों में, इंडिया गठबंधन हो, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित हमारे लीडर्स हो, उनकी आवाज दबाने का कार्य हो रहा है। तो बड़ा दुर्भाग्य का किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, जो मजबूत नेता हैं, चुनाव से पहले उनके घर में ईडी की जांच, सीबीआई की जांच एक ऐसे कस्टम सा बन गया, ऐसे त्यौहार मनाते हैं। बीजेपी ईडी और सीबीआई का जो खेल है ये विपक्ष के लोगों को दबाने के लिए कर रहे हैं। झारखंड में क्या हुआ, उससे पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ, उससे पहले राजस्थान में क्या हुआ, आपने सबने देखा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ क्या किया जा रहा है आपने देखा है। अब हरक सिंह क्योंकि वो हरिद्वार और पौड़ी से दोनों जगहों से मजबूत माने जा रहे थे, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई करके बीजेपी ने जता दिया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। और मुझे टाइमिंग पे सख्त ऑब्जेक्शन है। इस जो प्रकरण पे जांच बैठ रही है ये काफ़ी लंबे समय से आपके हम सबके बीच में थी, और उसके बावजूद भी जांच ठीक चुनाव से पहले करने का क्या कारण है? ये जांच पहले भी हो सकती थी, ऐसा क्यों नहीं किया गया? पूरे देश में केवल कांग्रेस नहीं, जो भी पार्टी मोदी को चुनौती दे रही है, मोदी सरकार को चुनौती दे रही है, उनको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो अभी हेमंत सोरेन जी की बात हो, एक सिटिंग मुख्यमंत्री पे आपने ईडी के मार्फत से कोशिश की, चाहे तेजस्वी यादव की बात हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात हो, चाहे डीएमके में हो, शशिकांत सेंथिल कई महीनों से जेल के अंदर है, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता रहे हों, चाहे एनसीपी के शिवसेना के नेता रहे हों, चाहे सीपीएम के ऊपर हो, कहीं भी आप देखिएगा तो एक बड़ा स्पष्ट पैटर्न है कि डेमोक्रेसी में वो चाहते हैं कि कोई चुनाव लड़े नहीं, जो लड़ना की ताकत रखे उसको आप ईडी का इस्तेमाल करके दबा दीजिए। और 10 साल के बाद जितने भी केसेस किए ईडी ने, आज तक 1% से भी ज़्यादा केस में वो कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सके, सिर्फ 1%। तो आप ये आंकड़े अपने आप में इस बात की गवाही देते हैं कि ये पूरे के पूरे केस फर्जी बनाए जा रहे हैं, पूरे के पूरे केस केवल और केवल चुनाव में विपक्ष को कुचलने के लिए किए जा रहे हैं। वहीं हरक सिंह रावत के अलावा वन विभाग के वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक के घर पर भी ईडी की रेड देखी गई। सुशांत पटनायक युवती से छेड़छाड़ के मामले में चर्चाओं में आए थे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ कटान के मामले में भी डीजी फॉरेस्ट की जांच में सुशांत पटनायक का नाम सामने आया था। सुशांत पटनायक के घर में छापेमारी के दौरान कैश की बरामदगी की भी खबर मिली है। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस ने अग्निवीर योजना के विरोध में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरदीप सप्पल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं से संवाद भी किया। वहीं गुरदीप सप्पल ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं के सपनों को खत्म करने का काम किया है। अगर कांग्रेस लोकसभा चुनावों में जीत के साथ सत्ता में आई तो युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी। हमसे और उसके बाद राहुल गांधी जी से कई हजार ऐसे युवा मिले जिनको की एग्ज़ाम पास कर चुके थे, एग्ज़ाम पास ही नहीं कर दिया, उनके मेडिकल भी हो गया, उनको ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। ऐसे करीब 1.5 लाख लोग हैं जिनको कि ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था लेकिन ज्वाइनिंग रद्द कर दी गई क्योंकि भारत सरकार ने रातों रात सिस्टम चेंज कर दिया। अब ये 1.5 लाख लोगों में से करीब 200 लोग ऐसे हैं जो दुखी होकर आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि एक बार सरकारी नौकरी जीवन में लगने का मौका आए और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए और उसके बाद आपको नौकरी ना मिले, ये दर्द कोई भी व्यक्ति इस देश का जो आम परिवार से है वो समझ सकता है। तो हमारी डिमांड बड़ी स्पष्ट है कि अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो अग्निवीर योजना को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा और ये जो युवा हैं जिनको नौकरी लग चुकी थी
भले ही इस बीच में 3 साल बीत गए हों, 2 साल बीत गए हों, ओवर एज हो गए हों, उन सबको दोबारा से नौकरी दी जाएगी, ये हमारा कहना है। उधम सिंह नगर के डीएम उदयराज सिंह काशीपुर उप जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस दौरान 2 करोड़ 90 लाख रुपए के पास हुए बजट पर विस्तृत चर्चा करते हुए चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार 2 करोड़ 90 लाख का बजट पास हुआ है। पूरे साल भर में इसी बजट से हॉस्पिटल का संचालन होगा। ये जो बैठक होती है ये हर 6 महीने के अंतराल में इसका बैठक करने का है और इसमें हॉस्पिटल्स की जो ज़रूरतें होती हैं, जो अनुदान और यूजर चार्ज से जो पैसा कलेक्ट होता है, उसी से हॉस्पिटल की दैनिक ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। तो इसमें तमाम तरह की मरीजों के सुविधाओं के लिए, उनके परिजनों के लिए बैठने की व्यवस्था हो, चाहे बेडशीट वगैरह चेंज करने की बात हो, या और भी छोटी मोटी जो भी समस्याएं होती हैं, मजदूर की समस्या, लेबर की समस्या, वो सारे प्रस्ताव रखे जाते हैं। और ये आज बजट की ही बैठक थी, तो बजट पास हुआ है 2 करोड़ 90 लाख के करीब। तो उससे पूरा साल 6 महीने साल भर के लिए हॉस्पिटल्स में जो भी चीज़ें होंगी स्थानीय स्तर पर, उन्हीं से उनका संचालन होगा। उसी की बैठक थी। ये कोई ऐसी नई बैठक नहीं है, ये नियमित होती है। हल्द्वानी में 9 फरवरी से किताब कौतिक का आयोजन शुरू होगा। आयोजन की जानकारी देते हुए आपको बता दें, किताब कौतिक आयोजन समिति के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 1 साल में टनकपुर, बैजनाथ, चंपावत, पिथौरागढ़, द्वाराहाट, भीमताल और नानक मत्ता में किताब कौतिक के सफल आयोजन हुए हैं, जिसमें छात्रों, युवाओं व विभिन्न वर्गों के अब तक 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। अब हल्द्वानी में किताब कौतिक का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। इस दौरान 70 से अधिक प्रकाशकों की लगभग 75,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। ये किताब कौतिक हल्द्वानी एचएन इंटर कॉलेज में 9, 10, 11 को होगा और 9 को मेनली हमारा फोकस रहता है, क्योंकि हम और जगह तो ये कोशिश करते थे कि डिफरेंट कॉलेजेस में जाके बच्चों की काउंसलिंग करते थे। तो यहाँ पर क्या ये पॉसिबल नहीं है, हल्द्वानी में इतने कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज में जाना मुश्किल नहीं है। तो इसलिए 9 तारीख को टोटल बच्चों की करियर काउंसलिंग होगी और बच्चों को कैसे पढ़ने के प्रति आकर्षित किया जाए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इनमें हम बच्चों को कोशिश करते हैं। और इसलिए हमारा आपके माध्यम से हमारा सबसे निवेदन है, बच्चे तो आए, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आए तो हमको और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको भी लगेगा कि वाकई में क्या क्या पढ़ने योग्य है, क्या पढ़ना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, हमने छोटी छोटी जगह देखा, बच्चे किताब तो खरीदना चाहते हैं पर पैसे लेके नहीं आए। अगर पेरेंट्स साथ में आए, अगर बच्चे को कोई एक छोटी मैगजीन खरीदनी है, छोटी पत्रिका खरीदनी है, वो इजीली खरीद सकता है। तो इसलिए आप मीडिया के माध्यम से हमारा सबसे निवेदन, पेरेंट्स से स्पेशली निवेदन है, आप अपने बच्चों के साथ आएँ। और सारे स्कूल से निवेदन है कि उनके ऑर्गेनाइजर अपने बच्चों को लेके इस एग्जीबिशन में जरूर आएँ और मेरा विश्वास है कि बच्चों को जरूर इससे फायदा होगा। कौतिक जो है ये बच्चों को किताबों से में रुचि को डेवलप करने के लिए इसको जो है एक मतलब हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसका नाम हमने किताब का कौतिक रखा है। क्या होगा? तो इस पे जो है हम बच्चों को जो है करीब 75,000 किताबें हमारी करीब आ रही है यहाँ पे, विभिन्न पब्लिशर्स उस पर, और हर तरह के टॉपिक्स, चाहे विज्ञान हो, संस्कृति हो, कला हो, हर तरह के जो टॉपिक्स होंगे, दर्शन हो, तो हम जो है हर प्रकार की किताबें यहाँ पर जो है बच्चे को दिखाना चाह रहे हैं कि किताबें कितनी अच्छी होती हैं, है ना। क्योंकि आज बच्चा ही नहीं, बड़े भी आज किताबों से दूर होते जा रहे हैं। जो ये हमारी अपने मतलब पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे हमारी मानवता के लिए ही जो है वो सही नहीं है। तो हम खुद महसूस कर रहे हैं कि हमें उनमें क्या अंतर है। जो आज बच्चे केवल व्हाट्सएप देख करके सोचते मेरे को ज्ञान हो गया, या कुछ गूगल देख करके सोचते मेरे को ज्ञान हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। हमने 2 साल कोरोना के टाइम पर हमने देखा कि बच्चों को हमने पढ़ाया व्हाट्सएप से या हमने गूगल से, मीट से, है ना, हमने पढ़ाया उन बच्चों को, परंतु हमने देखा कि उनका मतलब करीब नाश ही हो गया था 2 सालों में। बच्चा कुछ भी डेवलप नहीं कर पाया, मेंटली, फिजिकली, एवरीवेयर ही वाज एट लॉस, है ना। तो आज किताबें, बच्चा जो है अगर किताबों से अगर इस तरह से दूर होता गया
और वो व्हाट्सएप और गूगल के माध्यम से अपने नॉलेज को उस वक्त परिपक्व करने लगा, तो सोचे कि धीरे धीरे जो है समाज हमारा गर्त में चला जाएगा। विकासनगर के चक्राता में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। इसी बीच बर्फबारी में गाड़ी फंसने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में त्यूणी मोटर मार्ग पर चक्राता से लगभग 12 किलोमीटर आगे एक वाहन बर्फबारी के कारण सड़क पर फंस गया, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला है। हमारी गाड़ी लोखंडी के उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्वास्थ्य विभाग की निरीक्षण समिति ने अवैध रूप से संचालित डेंटल क्लिनिक पर औचक छापेमारी की। इसके बाद टीम ने डेंटल क्लिनिक को सील कर दिया। बता दें कि इस डेंटल क्लिनिक की सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर सीएमओ मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डेंटल क्लिनिक में कोई चिकित्सकीय डिग्री नहीं पाई गई और न ही क्लिनिक का लाइसेंस मिला। के खिलाफ जो है सीएम पोर्टल पर शिकायत प्राप्त हो रही थी, उसी के क्रम में आज हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जो व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, ना तो उसके पास कोई डिग्री है और ना ही इसका क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, ना ही रजिस्ट्रेशन कराया गया। तो ये दोनों निमित्त पाएगी रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से और अनक्वालिफाइड आदमी द्वारा इसका संचालन किए जाने के कारण इसको जन स्वास्थ्य को देखते हुए, ताकि जन स्वास्थ्य की हानि ना हो आगे, एक अशिक्षित व्यक्ति द्वारा इलाज किया जा रहा है, उसी क्रम में इसको सील किया जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।